जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने। दोस्तों, मात्रक और मापन जो चैप्टर दूसरा है वो हम डिस्कस कर रहे थे और उसके 2 पार्ट हमने अब तक पढ़े हैं और आज हम उसका तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। और दोस्तों, पार्ट 2 में हमने क्या देखा कि बहुत सारे मात्रक, द्रव्यमान, लंबाई और समय के होते हैं। तमाम सारे जो मात्रक है उनके बारे में जानकारी हमने ली है और वो किसके इक्वल होते हैं ये चीज़ भी हम लोगों ने जानी है। दोस्तों, उसके बाद हम आ गए थे मापन की विधियों को लेकर और मापन की विधियों में दोस्तों सबसे पहले मैं लंबाई के मापन की बात करता हूं कि लंबाई का मापन किस तरीके से किया जाएगा। तो दोस्तों, सामान्यतया हम क्या देखते हैं, दैनिक जीवन में हम क्या देखते हैं कि अक्सर जो लंबाइयाँ होती है उन लंबाइयों को हम या तो छोटी स्केल से उनको माप लेते हैं। यदि लंबाइयाँ सेंटीमीटर में है तो उसको हम अपनी 15 सेंटीमीटर वाली जो स्केल होती है, जैसे कि रेखा गणित में हम लोग लंबाइयाँ मापते हैं, तो उससे अक्सर माप लिया करते हैं। अच्छा, उसके बाद जब बहुत ज़्यादा लंबाइयों की बात आती है या थोड़ी सी ज़्यादा लंबाइयों की बात आती है तो उस समय हम एक मीटर पैमाने का, वैसे स्केल भी एक मीटर पैमाना ही है, लेकिन अगर थोड़ी ज़्यादा लंबाइयाँ हमें मापनी है तो एक मीटर पैमाना जो कि एक फीते के रूप में होता है लचीला, तो उस फीते का हम अक्सर उपयोग करते हैं लंबाइयों को मापने के लिए। तो स्केल हो या फीता हो, ये सारे के सारे जो पैमाने हैं वो या तो मीटर स्केल, आप लोग लैब पे देखोगे 1 मीटर की बड़ी सी एक लकड़ी की स्केल होती है, तो ये सामान्यतया हम इनका उपयोग करते हैं लंबाइयों को मापने के लिए। लेकिन यदि बात अति सूक्ष्म लंबाइयों की हो या यदि बात बहुत ज़्यादा लंबाइयों की हो तब हम लोग क्या करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यदि लंबाइयाँ बहुत ज़्यादा है, लंबाइयाँ बहुत ज़्यादा यानी कि बड़ी दूरियों के मापन हेतु, तो वहाँ पर आप क्या काम में ले रहे होंगे। तो बड़ी दूरियों के मापन हेतु दोस्तों एक पहली विधि दी गई है और वो विधि है लंबन विधि, विस्थापन विधि भी हम जिसे कह सकते हैं, लंबन विधि। ये लंबन विधि दोस्तों काम आती है कहाँ, जब भी हमें अंतरिक्ष में 2 ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको पृथ्वी से किसी ग्रह की दूरी ज्ञात करनी है तो वहाँ पे लंबन विधि काम आएगी। अब क्या ये संभव है कि पृथ्वी पर खड़े खड़े बिना किसी फीते के, बिना किसी पैमाने के हम लोग वो दूरी ज्ञात कर सकें? तो बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। किस तरीके से दोस्तों? लंबन विधि के लिए मेरे को क्या करना होगा, ये मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है और इससे कोई दूर ग्रह है, जैसे कि चंद्रमा, उपग्रह मान लीजिए या ग्रह मान लीजिए, जो भी है दूर, वो ग्रह में मान लेता हूँ ये P ग्रह है और पृथ्वी से मेरे को ये दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको अच्छी तरीके से ये बात पता है कि ये दूरी बहुत ही ज़्यादा है। अभी ग्रहों के बीच की दूरी तो हमेशा ही बहुत अधिक होती है, तो ये बहुत ज़्यादा दूरी मापने के लिए मैं क्या करूँगा, इस लंबन विधि का उपयोग करूँगा। अब लंबन विधि में होगा क्या असल में, ये बात आप लोग देखिए। लंबन विधि में ये होगा कि इस ग्रह को पृथ्वी के 2 अलग अलग बिंदुओं से मैं एक ही समय देखूँगा। पृथ्वी के 2 स्थितियों से या 2 जो बिंदु मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, 2 जगह से इसको एक समय देखूंगा। यहाँ कोई और देख रहा है, यहाँ कोई और देख रहा है। मान लीजिए 2 प्रयोगशालाएं हैं जहाँ से इस ग्रह को दूरबीन के द्वारा देखा जा रहा है। तो यदि यहाँ से और यहाँ से इसको देखा जा रहा है तो दोस्तों यहाँ से अगर मैं ये लाइन बनाऊँ तो ये इसकी दृष्टि लाइन होगी, ठीक है, और यहाँ से ये कुछ इस तरीके से देख रहा होगा और मैं मान लूँगा कि इन दोनों के बीच की दूरी, भाई ये दोनों बिंदु तो पृथ्वी पर ही है ना, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी तो हम माप सकते हैं। तो बिल्कुल आसान सी बात है और इनके बीच की दूरी जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि बीच की दूरी स्मॉल वाला क्या है, D। इसके बीच की दूरी तो हमें पता ही है। अच्छा, ये अगर बहुत दूर है, ग्रह P यदि बहुत दूर है तो यहाँ दोनों स्थितियों के बीच जो कोण बनेगा वो कोण अति सूक्ष्म भी होगा और उस कोण को मैं थीटा कह दूंगा। यानी अगर इस बिंदु का नाम मैं A दिलाता हूँ, इस बिंदु का नाम B दिलाता हूँ, तो मेरे पास जो कोण A, P और B है वो कुल मिला के कौन सा है, थीटा है। तो इस तरीके से हमने ये दूरियां ज्ञात कर ली। अच्छा, मान लीजिए कि ये दूरी जो है, भाई यही दूरी है पृथ्वी और इस ग्रह के बीच की, और इस दूरी को मैं मान लूँगा S, जो कि मेरे को ज्ञात करना है। पृथ्वी और ग्रह के बीच की दूरी मेरे को फाइंड आउट करनी है, तो वहाँ मैं इसको S मान लूँगा। दोनों जो है स्थितियों से इसको बराबर से देखा जा रहा है दूरबीन के द्वारा
और किसी एक ऐसे उपकरण के द्वारा इन दोनों स्थितियों के बीच का यह जो एंगल है, इस एंगल को फाइंड आउट कर लिया जाता है, ज्ञात कर लिया जाता है। अब ये थीटा जब हमारे पास है, ये d हमारे पास है, तो हम बिल्कुल यहाँ से यह दूरी s जो है वो निकाल सकते हैं, यानी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी हम फाइंड आउट यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो पहली बात है वो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ कि माना किसी ग्रह P को पृथ्वी के दो अलग अलग बिंदुओं से एक ही समय देखा जाता है। दो अलग अलग बिंदुओं यानी A और B से एक ही समय उन्हें देखा जाता है। तो दोनों स्थितियों के मध्य जो कोण है, तो दोनों स्थितियों के मध्य कोण, और उस कोण को मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, कोण A, P और B। तो ये कोण A, P और B जो कि मेरे पास कितना है, थीटा। और दोस्तों इस कोण को नाम दे दिया जाता है लंबन कोण। लंबन कोण। अब ये लंबन कोण नाम क्यों पड़ा, ये बात भी आप अच्छे से समझ लीजिए। लंबन कोण नाम इसलिए पड़ा कि यदि आपके पास कोई इस तरीके से कोई वस्तु है मान लीजिए, और आप उसको दो अलग अलग जगह से, भाई कोई किसी सतह पे आप बैठे हो और दो अलग अलग जगह से देख रहे हो। भाई जैसे मेरे सामने पेन ही है, जब मैं इसको एक आंख से देखूंगा, जब मैं इसको इधर वाली आंख से देखूंगा तो अलग एंगल होगा, जब मैं इधर वाली आंख से देखूंगा तो अलग जो है एंगल होगा। यानी जब यहाँ से इसको देखा जाएगा तो जो दिशा होगी, दृष्टि की जो दिशा होगी वो दोस्तों कुछ इस तरीके से होगी ये। और जब इसको यहाँ से देखा जाएगा, मान लीजिए दूसरी आंख से देखा जाएगा या दूसरी किसी जगह से देखा जाएगा, तो दिशा क्या होगी, ये होगी। और ये जो दिशा है भाई, ये जो प्रभाव है, यहाँ से देखने पर दिशा कौन सी होगी, यहाँ तब हमें आगे की वो सारा बैकग्राउंड नजर आएगा। लेकिन इस वाली आंख से देखोगे तो तब ये वाला बैकग्राउंड यानी हल्का सा उसमें अंतर होगा, तब ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा ये थीटा लंबन कोण तो होगा ही, लेकिन साथ ही ये अलग अलग दिशाओं में दिखने वाला जो प्रभाव है, ये जो प्रभाव है जो हमारी दृष्टि को कुछ इस तरीके से विचलित करता है, इस प्रभाव को दोस्तों हम लंबन प्रभाव कहते हैं, लंबन प्रभाव। और इसी लंबन प्रभाव के कारण नाम पड़ गया है विधि का लंबन विधि, यानी कि दो अलग अलग स्थितियों से इसे भी देखा जा रहा है, तो तय बात है कि हम इसे लंबन विधि कहेंगे। तो एंगल के बारे में मैं बातचीत आपसे कर चुका हूं कि एंगल ये हो गया। अब एक बात और समझ लीजिए, आपने कई बार देखा होगा कि वृत्त जो हमारे पास होता है, कोई यदि एक वृत्त में मान लूँ और उस वृत्त के केंद्र से यदि मैं दो लाइनें इस तरीके से खींचूं, ये त्रिज्या है, तो यहाँ पर तो बिंदु है ही, मान लीजिए केंद्र जो भी आप मान रहे हैं, जैसे केंद्र O ही होता है अक्सर, और उसके बाद ये दूरी है मेरे पास त्रिज्या के रूप में, और ये दूरी है, ये कहलाती है दोस्तों त्रिज्या। ये क्या कहलाती है, त्रिज्या, जिसे R से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक वाली जो स्थिति है दोस्तों, ये भी त्रिज्या है, आपको पता है। और ये वाला जो है वो कहलाता है आपका चाप, ये है आपके पास चाप। और उसके बाद ये यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कोण है थीटा, जिसे हम कोण कहेंगे। अच्छा, तीन चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, कोण, त्रिज्या और चाप, कोण, त्रिज्या और चाप। और वही स्थिति यदि मैं यहाँ पे लगाऊं, यानी दोस्तों ये ग्रह यदि बहुत ज़्यादा दूर है तो इस दूरी की तुलना में ये दूरी तो बहुत छोटी है, ये तो पृथ्वी पर ही है ना जो हम देख रहे हैं, दो स्थितियों के बीच की दूरी बहुत ही छोटी है। अगर इसकी तुलना में देखें तो कुछ भी नहीं है, नगण्य है ये मान लीजिए। अगर ग्रहों के बीच की दूरी की तुलना में ये दूरी देखें तो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म है, और इसीलिए ये स्थिति मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ये स्थिति यहाँ पे इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि दूरी जो यहाँ पे S है उसके बजाय D क्या है, बहुत ही सूक्ष्म है। तो दोस्तों आपने कोण, त्रिज्या और चाप के मध्य जो संबंध है वो तो आपने पढ़ा होगा, यानी कि वो संबंध क्या होता है, कोण इज इक्वल टू चाप बट्टे त्रिज्या, ये संबंध आपने सुना होगा। कोण
कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल थीटा जो है वो चाप हमारा d यहाँ पे जो है उसके और त्रिज्या जो कि यहाँ पे कितनी हम मान रहे हैं s, इसके क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। लेकिन हमें पता है कि दोनों ग्रहों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, ये वाली दूरी यानी s है, तो हमें फाइंड आउट s करना है। तो जब मैं यहाँ से पक्षांतरण करूँगा और इस s को इधर लेके आऊँगा तो दोस्तों हमारे पास एक सिंपल सी थीम होगी, क्या होगी, d बाई थीटा, s इज इक्वल टू d बाई थीटा। तो यदि आप किसी दूरबीन के द्वारा ये थीटा ज्ञात कर ले रहे हो और आप किसी दूरबीन के द्वारा या किसी पैमाने के द्वारा ये दूरी ज्ञात कर ले रहे हो, तो दोस्तों जब d मिल गया, जब थीटा मिल गया, तो आप इस संबंध के द्वारा ये जो दूरी है s यानी दोनों ग्रहों के बीच की दूरी जो है s, वो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये लंबन विधि का प्रयोग करते हुए ग्रहों के बीच की दूरी देखनी है। अब ज़रूरी नहीं कि चंद्रमा के और पृथ्वी के बीच की दूरी हो, किसी अन्य ग्रह के लिए भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये होती है आपकी कौन सी विधि, लंबन विधि, जो बिल्कुल टिकी हुई है एक प्रभाव पे, और वो प्रभाव कौन सा है दोस्तों, लंबन प्रभाव। लेकिन ध्यान रहे इसमें हमें ये चीज़ें दर्शानी है कि त्रिज्या और कोण और चाप इन तीनों के मध्य संबंध क्या होगा। तो हालांकि आप लोगों ने क्लासों में पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपने नहीं पढ़ा है तो ये चीज़ याद कर लीजिए कि कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, ये संबंध होता है और इसी संबंध के द्वारा इस लंबन विधि को हम दोहराते हैं। तो दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, लंबन विधि में आप एक तो ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं उसके द्वारा, संबंध के द्वारा, और दूसरा किसी आकाशीय पिंड का व्यास ज्ञात करना हो। आकाशीय पिंड का व्यास से मेरा मतलब है कि यदि आपसे कह दे कि चंद्रमा का व्यास ज्ञात करो पृथ्वी पे बैठे बैठे, तो किस तरीके से चंद्रमा का व्यास ज्ञात करोगे, वहां भी हम इसी संबंध का प्रयोग कर रहे होंगे और इसी विधि का प्रयोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि जब भी आप किसी आकाशीय पिंड को देखते हो, जैसे चंद्रमा को जब आप देखते हो, तो दोस्तों आपको चंद्रमा एक वर्ताकार चकती के रूप में नजर आता होगा क्या आता है, ठीक है ना। इस तरीके से एक थाली नुमा वो हमें दिखता है, चकती नुमा दिखता है, ये मान लीजिए। जब भी आप उसे कहाँ से देखते हो दोस्तों, पृथ्वी से देखते हो, और पृथ्वी पे जहाँ से देखते हो उस बिंदु को प्रेक्षण बिंदु आप कह लीजिए। ये प्रेक्षण बिंदु है जहाँ से आप प्रेक्षण ले रहे हो। यदि प्रेक्षण बिंदु से इसे देख रहे हो, एक बिंदु से इसे देख रहे हो, तो दोस्तों ये बिंदु मान लीजिए P है आपके पास, और यदि देख रहे हो तो कुछ इस तरीके से जो दृष्टि है आपकी वो होगी, किसी एक ही बिंदु से उसे आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो। और हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो दूरी कुल मिला करके आपके पास क्या हो जाने वाली है, D, जिसे हम कहेंगे कि ये इसका क्या है, चंद्रमा का व्यास। तो बस आपको चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना है। मैं इसके लिए और आसान इसको करने के लिए इसे कह देता हूँ A और B, और उसके बाद यहाँ पे ये बिंदु आप P देख रहे हो। अच्छा, इन दोनों स्थितियों के बीच दृष्टि की जो रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं मैं यहाँ पे मान रहा हूँ दोस्तों, उनके मध्य जो कोण है वो कोण मैं कह दूंगा, अब की बार, पिछली बार हमने थीटा नाम दिया उसको, अब की बार मैं कह दूंगा अल्फा है। और ये जो अल्फा कोण है, इस अल्फा कोण को असल में क्या कहा जाता है, ये बात भी सुन लीजिए, इसे कहा जाता है कोणिक व्यास। कोणिक व्यास, जिस तरीके से आप जब दो ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करते हो और दोनों अलग अलग बिंदुओं से देखते हो, और तब जो कोण बनता है, ठीक है ना, जो कोण अंतरित होता है, उस कोण को हम यहाँ पे कहते हैं क्या, लंबन कोण। लेकिन जब एक ही प्रेक्षण बिंदु से आप देख रहे हो, यहाँ दृष्टि के मध्य जो कोण बन रहा है, उस कोण को भाई एक बार में आप यहाँ से यहाँ देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, तो दो काल्पनिक रेखाएं दृष्टि की आप मान सकते हो, और उसके बीच जो कोण है अल्फा, जिसे हम कहेंगे, वो कोणिक व्यास के रूप में होगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात है जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि चंद्रमा को या किसी ग्रह को, चंद्रमा को पृथ्वी के एक प्रेक्षण बिंदु P से देखा जाता है तो
वह चकत्तीनुमा दिखाई देता है। जब भी इसे एक प्रेक्षण बिंदु से देखा जाएगा तो ये एक चकती के रूप में, वृत्ताकार चकती के रूप में हमें नजर आएगा। तो यहाँ दोनों स्थितियों के मध्य जो कोण है दोनों स्थितियों के बीच कोण, और वो कोण आपको पता है, मैं कह रहा हूँ किसकी बात, कोण ए पी बी, फिर से वही नाम दे दीजिए या मैं कह देता हूँ सीधा कोण अल्फा। और कोण अल्फा को हम मान के चलेंगे वो क्या है, कोणिक व्यास। तो इस कोणिक व्यास के बारे में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। और उसके बाद ये मान लीजिए कि इन दोनों के मध्य दूरी यानी कि बिंदु ए व बिंदु P जो कि हमारे पास किस रूप में है, बिंदु P किस रूप में है, प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी, प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी कितनी, माना S, जो कि हमारे पास होगी लंबन विधि के द्वारा। भाई यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए या यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, दोनों समान ही है, तो ये दूरी तो हम लंबन विधि के द्वारा ज्ञात कर चुके हैं। तो लंबन विधि के द्वारा S हमारे पास आ गया है। अच्छा, कोण अल्फा की मैं बात कर रहा हूँ, वो आसानी से ज्ञात कर लिया जाएगा, दूरबीन से ज्ञात कर लिया जाएगा। तो अगर S मिल गया, अगर अल्फा मिल गया, तो हमारे लिए D ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर माना चंद्रमा का व्यास क्या है, माना चंद्रमा का व्यास AB है, चंद्रमा का व्यास AB है। तो फिर से दोस्तों वही संबंध, कौन सा संबंध, कोण, चाप और त्रिज्या का। तो आप क्या लिखोगे, कोण इज इक्वल टू चाप बट्टे त्रिज्या, चाप बट्टे क्या करोगे आप, त्रिज्या। और यदि दोस्तों हमें यहाँ पे चाप निकालना है, जैसे कि अब की बार तो चाप ही की स्थिति निकालनी है, त्रिज्या है तो ऑटोमेटिक हमारे पास त्रिज्या S जो है वो है लंबन विधि के द्वारा। अच्छा, कोण भी है, S है और कोण है, यदि हमारे पास तो हम निकालना क्या चाह रहे हैं, ये निकालना चाह रहे हैं, मतलब चाप निकालना चाह रहे हैं। तो जब भी चाप के लिए इसका पक्षांतरण करोगे तो दोस्तों कोण इंटू क्या आ जाएगा, इसकी त्रिज्या, कोण इंटू त्रिज्या होगी। अच्छा, अब कोण आपके पास कितना है वो आप लोग जरा सुन लीजिए। चाप को तो मैं सिंपल सा है कि AB कह दूं या AB को मैंने D लिखा है, कोई बात नहीं। कोण आपके पास अल्फा है इंटू त्रिज्या आपके पास S है, तो हमारे पास फाइनली D इज इक्वल टू अल्फा S। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका व्यास निकाल सकते हो। चंद्रमा का जो व्यास है, लगभग वाली स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग उसका व्यास क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सटीक बिल्कुल दशमलव में उसे बता सकते हो कि इतना होगा, लेकिन लगभग की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि वो यहाँ से फाइंड आउट किया जा सकता है। जब भी व्यास D की बात होगी तो फिर से वही संबंध आप दोहराओगे, लेकिन एक छोटा सा पक्षांतरण आपको करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी हमें दो ग्रहों के बीच की दूरी निकालनी होगी तब हम वहाँ पे क्या करेंगे, दो अलग अलग स्थितियों से उसे देखेंगे। तो लंबन विधि का प्रयोग हम वहाँ पे कर रहे होंगे। और यदि किसी ग्रह का व्यास हमें निकालना है, किसी ग्रह का व्यास निकालना है, उसकी त्रिज्या निकालनी है, तो उसको एक ही प्रेक्षण बिंदु से देखा जाएगा, वो चकत्तीनुमा नजर आएगा और फिर जो स्थिति होगी कोण इज इक्वल टू चाप बट्टा त्रिज्या की होगी। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बड़ी दूरियों के लिए बात, लेकिन अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं अति सूक्ष्म दूरियों के लिए। अगर दूरियां अति सूक्ष्म है, बहुत छोटी दूरियां हैं, तो वो आप किस तरीके से निकाल रहे होंगे। छोटी दूरियों से मेरा मतलब है अणुओं का व्यास, अणुओं का व्यास। और अणुओं के व्यास की लगभग हम बात करें तो 10 की घात -8 है, 10 की घात -10 है, 10 की घात -9 है। अगर इतनी छोटी दूरियां आपको मिली तो आप उसको किस तरीके से निकालेंगे। मैंने आपको बताया है कि ये जो है स्थिति आपकी कहलाती है 1 एंगस्ट्रॉम, और उसके बाद ये -9 यानी कि 1 नैनोमीटर के बराबर, और 10 की घात -3 के लिए भी मैंने आपको बताया है मिली की स्थिति होती है। और तमाम सारी स्थितियाँ, 10 की घात -12 हम उसे पिकोमीटर कह रहे थे, 10 की घात -15 हम उसे फर्मी कह रहे थे। तो ये बहुत सारी स्थितियों पर तो हम जो है एक बार डील कर चुके हैं, लेकिन अब जो बात आती है वो उसके मापन के लिए कि किस तरीके से, कौन सा ऐसा पैमाना होगा जिससे उसको लगातार जो है मापा जाएगा। तो स्थिति दोस्तों ये होगी कि यहाँ पर मापने के लिए अक्सर मैं आपसे पहली बात करूंगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की।
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग, और उसके द्वारा आप इतनी छोटी दूरियां भी बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अलावा एक और सूक्ष्मदर्शी है जिसे हम कहते हैं सुरंगन सूक्ष्मदर्शी। सुरंगन सूक्ष्मदर्शी, उसका उपयोग भी किया जाता है छोटी दूरियों को मापने के लिए, वो होगा। और उसके बाद इसके अलावा जैसे कि एक परिकल्पना है आवोगाद्रो, आवोगाद्रो परिकल्पना, और इस परिकल्पना के द्वारा भी जो है इन छोटी दूरियों को मापा जाता है। ठीक है, इस कैलकुलेशन, ये एक प्रकार की कैलकुलेशन है दोस्तों, आवोगाद्रो परिकल्पना, जहां हम घनत्व और आयतन का प्रयोग कर रहे होते हैं और उसके द्वारा ये आवोगाद्रो परिकल्पना बिल्कुल यहाँ पे इसके द्वारा हम अति सूक्ष्म दूरियों का मापन कर सकते हैं। देखेंगे आगे इसको, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जैसा जो उपकरण है, वो उपकरण अणुओं का व्यास, आणविक व्यास, ये छोटी छोटी दूरियां मापने के लिए काम में आता है। और एक सुरंगन सूक्ष्मदर्शी होता है, वो सूक्ष्मदर्शी भी जो है अति सूक्ष्म दूरियों को मापने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं द्रव्यमान के मापन की तरफ। लंबाई के बाद बारी आ जाती है द्रव्यमान की, क्योंकि हमने बताया है कि लंबाई, द्रव्यमान और समय, तीन जो मूल राशियां हैं और मूल मात्रक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यांत्रिकी में ये मुख्य माने जाते हैं। तो दोस्तों द्रव्यमान का मापन हम कर रहे होंगे, किस तरीके से द्रव्यमान को, वैसे जहाँ तक द्रव्यमान की बात है उसको तोलकर पता लगाया जाता है, लेकिन बहुत सारी विधियाँ हैं भी। और इससे पहले हमें पढ़ना ज़रूरी होगा द्रव्यमान की परास, यानी कि द्रव्यमान कहाँ से कहाँ तक है। हम उसकी एक छोटी सी कल्पना करेंगे, एक छोटी भी करेंगे और एक बड़ी भी करेंगे, तो दोनों ही बातें हमारे पास। विश्व में अनेक सारे पिंड है, बहुत सारी वस्तुएं हम दैनिक जीवन में काम में लेते भी हैं, और बहुत सारे अंतरिक्ष के पिंड भी है जिसका हमें पता है। एक और इलेक्ट्रॉन जैसा सूक्ष्म कण है दोस्तों, एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन जैसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान है 10⁻³ किलो, एक तरफ तो ये द्रव्यमान की बात हो रही है, इतना छोटा सा कण है हमारी प्रकृति में, और इलेक्ट्रॉन जैसा सूक्ष्म कण है। तो दूसरी ओर 10⁻55 किलो प्लस में 10⁻55 किलो का ज्ञात विश्व है। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि विश्व जिसकी दूरी का परास, लंबाई का परास अगर हम देखें तो 10⁻26 मीटर मैंने आपको बताया है कल, और यदि इसी विश्व के द्रव्यमान की हम बात करें तो 10⁻55 किलो का ज्ञात विश्व हमारे पास है, और वही सूक्ष्म कण है 10⁻³ अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक की परास, यानी कि 10⁻³ से लगा करके 10⁻+55 किलो के बीच में बहुत सारे छोटे और बड़े पिंड आते हैं। बहुत सारे द्रव्यमान के पिंड है भी, कई पिंड हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। वस्तुएं जो है उनमें भी भार होता है। द्रव्यमान यूं कह लीजिए कि किसी भी वस्तु में या किसी भी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की जो मात्रा है वो द्रव्यमान कहलाएगी। द्रव्य की मात्रा को हम द्रव्यमान कहेंगे। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि इनके बीच, जैसे कि मैं यदि बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो आप जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10⁻³ किलो के बराबर होता है। वहीं इसके बीच की यदि मैं बात करता हूं तो दोस्तों इसके साथ ही एक जो धनावेशित कण है, परमाणु में पाए जाने वाला, परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाला, उस धनावेशित कण का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान दोस्तों 10⁻27 किलोग्राम है, यानी थोड़ा सा इससे वो भारी होगा। उसके बाद यदि मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं कि दैनिक जीवन में कई सारे मच्छर आते हैं, है ना, और काटते भी हैं बहुत ज़ोर से। तो मच्छर जो है उसका द्रव्यमान दोस्तों 10⁻5 kg के बराबर होता है। लगभग 10⁻5 के बराबर, 10⁻4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, मैं इसके बारे में आपसे नहीं कहूँगा। और इसके बाद मच्छर के बाद अगर मैं मनुष्य को ले लेता हूँ तो दोस्तों मनुष्य का द्रव्यमान 10⁻2 किलो होता है।
10 की घात 2 किलो यानी कि 100 किलो के तुल्य लगभग। अब अक्सर मनुष्य जो है 70-80 किलो के पाए जाते हैं, लेकिन कई बार 10 की घात 2 से क्रॉस भी हो जाते हैं कई लोग, तो इसलिए हम इसको मान रहे हैं, लगभग मान रहे हैं 10 की घात 2 kg। और उचित खान पान न होने से 10 की घात 2 क्रॉस भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। तो मनुष्य के द्रव्यमान के बाद और भी हमारे पास कई सारे द्रव्यमान है, जैसे कि आप मान लीजिए, अब मैं कुछ बड़े द्रव्यमान लेता हूँ। चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान, और चंद्रमा का द्रव्यमान दोस्तों होता है 10 की घात 23 किलो। जी हाँ, चंद्रमा 10 की घात 23 किलो का है। और उसके बाद यदि मैं अपने इस ग्रह यानी कि पृथ्वी की बात करूं, तो पृथ्वी का द्रव्यमान, और वो होता है दोस्तों 10 की घात 25 किलो, 10 की घात 25 किलो। उसके बाद पृथ्वी के बाद थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं और हम चलते हैं सूर्य की तरफ। सूर्य का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान होता है दोस्तों 10 की घात 30 किलो। सूर्य का द्रव्यमान 10 की घात 30 किलो के इक्वल है। और यदि हम आकाश गंगा की बात करें, हमारी जो आकाश गंगा है, मैंने आपको कल भी बताया है कि आकाश गंगा कौन सी है। हमारी आकाश गंगा है मदांकिनी। हम दोस्तों मदांकिनी आकाश गंगा के रहने वाले हैं। मदांकिनी आकाश गंगा का एक तारा है सूर्य, और उस सूर्य का एक ग्रह है पृथ्वी, जहाँ पे हम रहते हैं। तो हमारी जो आकाश गंगा है उसके द्रव्यमान की यदि बात करें, तो आकाश गंगा होती है 10 की घात 41 किलो की। अब आप समझोगे कि ये कैसे तोला गया होगा, लेकिन ये एक अनुमान है कि 10 की घात 41 kg के बराबर होती है हमारी आकाश गंगा। तो दोस्तों हमने छोटे द्रव्यमानों, सूक्ष्म द्रव्यमानों के बारे में भी बात की, छोटे द्रव्यमानों के बारे में भी बात की, और हमने बहुत अधिक यानी कि इनके बारे में भी बात की। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि हमारा जो विश्व है, ज्ञात जो विश्व है, वो 10 की घात 51 किलो के, 55 किलो के क्या होता है, बराबर होता है। तो 10 की घात 55 किलो। इस विश्व के और इस इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बीच इतने सारे द्रव्यमान तो है ही, लेकिन हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतने ज़्यादा और भी है। तो दोस्तों ये होती है द्रव्यमान की परस। और अब हम लौट के चलते हैं कि द्रव्यमान है क्या। सबसे पहले तो दोस्तों किसी भी वस्तु में द्रव्य की जो मात्रा होती है, द्रव्य की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं, और द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। और ये द्रव्यमान दो प्रकार का भी होता है। एक तो होता है आपका जड़त्वीय द्रव्यमान, और दूसरा होता है गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो जड़त्व द्रव्यमान देखते हैं कि जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होता है। तो दोस्तों द्रव्यमान के बारे में हम बात कर चुके हैं कि किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्य की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। और हमने बोला कि द्रव्यमान को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो जड़त्वीय द्रव्यमान के रूप में। जड़त्वीय द्रव्यमान क्या है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जड़त्व क्या होता है। प्रत्येक वस्तु में अपनी गति का विरोध करने का गुण होता है। वो अपनी गति का विरोध करती है जब वस्तु विराम अवस्था में होती है या वो गति कर रही होती है, और उस गुण को हम क्या कहते हैं, उसका जड़त्व कहते हैं। तो यदि यहाँ पे जड़त्व की बात हम कर चुके हैं, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। अब द्रव्यमान उसके जड़त्व की ही माप होती है, ये कहानी हम छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। और यदि मैं यहाँ पे कोई m द्रव्यमान की वस्तु ले रहा हूँ और उस पर बल F लगा रहा हूँ, और बल F लगाने से यदि उसमें त्वरण A उत्पन्न होता है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है बल और द्रव्यमान और त्वरण के मध्य जो संबंध है, और वो है F = ma के रूप में। अब यदि यहाँ से मैं ये m निकालता हूँ दोस्तों, तो वो F/a के रूप में होता है। और अब ये जो द्रव्यमान हमने फाइंड आउट किया है, ये द्रव्यमान असल में क्या कहलाएगा, जड़त्वीय द्रव्यमान। ये द्रव्यमान जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाएगा। तो किसी वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान ये होता है। द्रव्यमान हमेशा ही जड़त्व की माप होती है, ये बात हमें पता है। और इसीलिए यहाँ जो m = F/a हमने निकाला है वो जड़त्वीय द्रव्यमान होगा। अच्छा, इसके अलावा जो द्रव्यमान का एक और प्रकार है वो है गुरुत्वीय द्रव्यमान। और किसी वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसके कारण उसका जो भार होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है, उसको हम गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। तो ये थी द्रव्यमान के बारे में बात, यानी लंबाई को हम पढ़ चुके हैं, लंबाई का मापन हम कर चुके हैं, बहुत सारे मात्रकों की जानकारी हमने ली है, और उसके बाद हमने द्रव्यमान को भी जाना है और द्रव्यमान के बहुत सारे मात्रक भी देखे हैं। उसका
जो प्रसार है उसकी कितनी परास है वो भी हमने जाना है, और इसके बाद जो टॉपिक हमारा बच जाता है वो है समय का मापन। लेकिन आज के वीडियो सेशन के लिए इतना ही। समय का जो मापन है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहें। धन्यवाद।